ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संगम विहार देवली में एक स्कूल का उद्घाटन किया। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों के नोडल अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों की एक बैठक ली। G20 की अध्यक्षता में भारत की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली ने नोएडा में एमिटी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया और राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 27वें दिल्ली पुस्तक मेले का आज समापन हुआ। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद दोपहर में शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और अन्य सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करने लगे। राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। बाद में शून्यकाल और प्रश्नकाल हुआ। सदन में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक से महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। विधेयक के जरिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रावधान है। इस विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उनका मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने से अपराधों में कमी आ रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वीडियो निगरानी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर मानव तस्करी के कई मामलों का पता लगाया गया है। अब तक 866 स्टेशन पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने देश के कपड़ा उद्योग को वैश्वीकृत करने के लिए साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं की परिकल्पना की है। आज लोकसभा में एक उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने अब तक विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौते और 6 विशेष व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और कक्षा 9 से 12 के लिए राजनीति विज्ञान सहित कुछ पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को तर्कसंगत बनाया है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की समिति का गठन करके एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी संकाय के सदस्यों वाली इन समितियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से सामग्री को तर्क संगत बनाने के लिए इन विषयों और कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया है।
देश में मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मुस्लिम छात्रों का नामांकन बढ़कर 19,22,000 हो गया। 2016-17 में ये 17,39,000 था। उन्होंने कहा कि 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय के शिक्षकों की संख्या 2016-17 में 67,215 थी, जो 2020-21 में बढ़कर 86,314 हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में श्री गुर्जर ने कहा कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साजिश के पीछे कौन मास्टरमाइंड है, ये जांच का विषय सब सामने आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ अमन और चैन का वातावरण तैयार करना है और कानून का राज स्थापित करना है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सरकार की तरफ से, जिन लोगों ने साजिश रची है, इनके पीछे जो भी ताकतें हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हरियाणा में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में निषेधाज्ञा लागू है। नूंह और गुरुग्राम तथा फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह जिले में हिंसा के दौरान 6 लोगों की मृत्यु हो गई। आज उन्होंने कहा कि साजिश रचने वालों की लगातार पहचान की जा रही है। अभी तक 116 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनको पकड़ करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अन्य हिस्सों से कुछ घटनाएं सामने आई थीं, जिन पर तुरंत काबू पा लिया गया। उन्होंने नागरिकों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज संगम विहार देवली में एक स्कूल का उद्घाटन किया। ये स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। श्री केजरीवाल ने स्कूल का उद्घाटन करने के बाद अभिभावकों से कहा कि अगर आप अपने परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी छोटे बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब में ये स्कूल शानदार है। आने वाले दिनों में ये स्कूल सारे स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं को पास कर देश के बड़े बड़े संस्थानों में प्रवेश ले रहे हैं। भूतल समेत 4 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण ग्राम समाज की खाली भूमि पर किया गया है। वर्ष 2012 में ग्राम सभा ने स्कूल निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को करीब 8,000 वर्ग मीटर भूमि दी थी। राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली के सभी अस्पतालों के नोडल अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों की एक बैठक ली। इस बैठक में दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और कैंट एरिया के सभी अस्पतालों तथा केंद्र सरकार के भी अस्पतालों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री भारद्वाज ने सभी अधिकारियों से अलग अलग उनके अस्पतालों में डेंगू को लेकर चल रही मौजूदा तैयारियों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अभी दिल्ली में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान सभी अस्पतालों में भविष्य की आपदा को देखते हुए मौजूदा बेड का कुछ प्रतिशत कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित किया गया था, इसी प्रकार से डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए भी सभी अस्पताल मौजूदा बेड्स की संख्या का 5% डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित रखें ताकि भविष्य में इससे निपटा जा सके। उन्होंने 6 से 8 घंटों के भीतर डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि समय पर मरीजों को इलाज मिल सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर लॉगिन कर सकते हैं।
G20 की अध्यक्षता में भारत की गौरवशाली यात्रा जारी है। आकाशवाणी दिल्ली ने इस अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में एमिटी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। याकूब एंड पार्टी द्वारा पंजाबी लोक गीत प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवाओं ने अपनी शैली और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले गीतों को खूब सराहा। कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें एमिटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने चुनिंदा भाषणों के अंशों के रूप में और आकर्षक तरीके से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। भारत की G20 की अध्यक्षता को बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली और प्रतिभागियों ने जागरूकता और उत्साह का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी के तत्वावधान में कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल नई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क में एक और कदम आगे बढ़ाएगी। इस कार्यक्रम में रूपिंदर संधू और उनकी टीम छात्रों के बीच अपनी प्रस्तुति देगी। भारत 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका में अत्याधुनिक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक आकाशवाणी इस संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 27वें दिल्ली पुस्तक मेले का आज समापन हुआ। 5 दिवसीय इस मेले में 20 से 25 हजार लोगों ने शिरकत की। इस बार मेले में पुस्तकों के साथ स्टेशनरी और बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई के खिलौनों की स्टॉलें सबसे ज्यादा रहीं। प्रकाशन विभाग, डायमंड बुक्स, उर्दू अकादमी, गीता प्रेस और साहित्य अकादमी जैसे जाने माने प्रकाशकों के स्टॉल पर पुस्तक प्रेमी सबसे ज्यादा दिखाई दिए। मेले में किताबों के साथ अन्य सजावटी सामानों ने भी पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल मेले में पहुंचकर कला, संस्कृति और विरासत पर आधारित योजना क्लासिक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस बार पुस्तक मेले का विषय राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें था। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मेले का उद्घाटन किया था। करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने आज अपने क्षेत्र के देशबंधु गुप्ता रोड स्थित RKLM गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और पहाड़गंज के रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 के खेल मैदानों का आज उद्घाटन किया। श्री रवि ने इन खेल के मैदानों का विकास अपने MLA LAD फंड से कराया है। ये पहली बार है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये फंड पहले केवल सरकारी स्कूलों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली हाफ मैराथन 2023 के लिए पहले प्रतिभागी के रूप में पंजीकरण कराया। प्रोकैम इंटरनेशनल ने 15 अक्टूबर को होने वाली विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की। श्री ठाकुर ने कहा कि मैं सभी को इस आयोजन के लिए पंजीकरण करने और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। दुनिया के सबसे तेज हाफ मैराथन में से एक हाफ मैराथन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। पर्यटन पुलिस ने दिल्ली में वर्ष 2022 से लेकर अब तक पर्यटकों से दलालों द्वारा झूठे वायदों, धोखाधड़ी और अधिक कीमत वसूलने के खिलाफ 481 मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। राजधानी में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संगम विहार देवली में एक विद्यालय का उद्घाटन किया। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों के नोडल अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों की बैठक की। G20 की अध्यक्षता में भारत की गौरवशाली यात्रा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली ने नोएडा में एमिटी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 27वें दिल्ली पुस्तक मेले का आज समापन हो गया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।